वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 8 मैथ्स का 4th चैप्टर और इस चैप्टर की कुछ वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक है 4.4 क्वाड्रिलेटरल्स विद इक्वल साइड लेंथ्स। अब ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे जिसकी सारे ही जो साइड है यानी चारों जो साइड है उनकी लेंथ आपस में इक्वल हो। आर स्क्वायर इज द ओनली क्वाड्रिलेटर दैट हैव इक्वल साइड लेंथ्स। अब जैसा कि हमने पढ़ा है कि स्क्वायर की जो चारों साइड है वो इक्वल होते हैं, तो क्या सिर्फ स्क्वायर ही एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी साइड लेंथ्स आपस में इक्वल होती हैं? चलिए इस क्वेश्चन को एक्सप्लोर करते हैं कंस्ट्रक्शन करके। आपको दो इक्वल साइड्स बना देनी है, एडी और एबी, जो कि परपेंडिकुलर ना हो एक दूसरे के, यानी इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल ना बनना हो, बाकी और कोई एंगल आप बना सकते हो। तो एक लाइन आपको एबी ड्रॉ कर देनी है, फिर उसी लेंथ की आपको एडी ड्रॉ कर देनी है। इनके बीच में जैसे देख रहे हो 50 डिग्री बनना है, जरूर नहीं 50 डिग्री ही बनाओ, और कोई भी एंगल ले सकते हो, लेकिन 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आपको इसको कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करेंगे। इसके लिए कोई मेजरमेंट लेने की आपको जरूरत नहीं है, रैंडमली किसी भी साइज की एक लाइन आपको ड्रॉ कर देनी है। ये ए पॉइंट हो गया, ये बी हो गया। अब इसी लेंथ की हमको लाइन ड्रॉ करनी है इससे 50 डिग्री पे। तो प्रोटेक्टर हमने ए पे रखा और ये 50 है, यहां पर एक पॉइंट हमने लगा दिया। अब एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो ए से स्टार्ट होगी, इस पॉइंट से होते हुए पास हो जाएगी। अब कंपास पे हमको ये लेंथ ले लेनी है। ए वाले पॉइंट पे इसकी पिन रखेंगे और बी वाले पॉइंट पे ये पेंसिल का एंड। तो अब ये लेंथ इस पे आ गई है। अब इससे मैं आर्क कट करूंगा इस लाइन पे, तो इसकी भी लेंथ वही होगी जो इसकी है, ए बी की है। तो जहां पर ये कट हुआ इसको डी नाम दे देते हैं। तो ए बी और ए डी इनकी लेंथ आपस में इक्वल है। अब एक पॉइंट और हमको चाहिए ताकि उसको हम पूरा कनेक्ट करके इस कोऑर्डिनेटर को कंप्लीट कर लें। अब क्योंकि ऐसा कोऑर्डिनेटर बना रहे हैं जिसकी सारे साइड की जो लेंथ है वो आपस में इक्वल है, तो यही जो हमने लेंथ यहां पर ली थी, इसी से डी पॉइंट पे रख के यहां पर एक आर्क कट कर लेंगे, और एक बार इस बी पे रख के ये आर्क हमने कट कर लिया। तो जब डी से हमने कट किया तो डी से यहां की जो दूरी होगी इस पूरे आर्क की किसी भी पॉइंट पे वो ए बी के बराबर होगी। इसी तरह जब बी पे रख के हमने एक आर्क कट किया तो ये जो आर्क मिला हमको इसकी बी से दूरी बराबर होगी। तो हमको ऐसा पॉइंट चाहिए जिसकी डी से और बी से दोनों डिस्टेंस इक्वल हो। तो उसके लिए दोनों आर्क जहां कट कर रही थी वो वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा। तो ये पॉइंट हमको सी मिल गया। अब सबको ज्वाइन कर दो, ये 50 डिग्री है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया उसी तरह से आपको सारा चीज करना है। तो ए बी सी डी ये कोऑर्डिनेटर बन जाएगा। नाउ वी हैव अ कोऑर्डिनेटर विद इक्वल साइड लेंथ्स एंड वन ऑफ इट्स एंगल 50 डिग्री। तो अब हमारे पास ऐसा कोऑर्डिनेटर है जिसकी जो साइड लेंथ्स हैं वो इक्वल है और एक एंगल 50 डिग्री का है। Note that we could have constructed such a quadrilateral by making any angle less than 180 degree in place of 50 degree। मतलब जरूरी नहीं कि आपको 50 डिग्री ही लेना है, कोई सा भी एंगल लेके आप कंस्ट्रक्शन कर सकते थे, बस वो जो एंगल है 180 डिग्री से कम होना चाहिए। क्योंकि 180 डिग्री से ज़्यादा आप कर दोगे तो उस केस में आप क्वाड्रिलेटरल नहीं बना पाओगे, फिर रिवर्स वे में बन जाएगा। जैसे ये ए बी है, अगर यहाँ आप ड्रॉ करोगे और ज़्यादा एंगल ले लिया तो ये ऐसे करके क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। लेकिन अगर 180 डिग्री ज़्यादा ले लिया, ऐसा कर दिया, अब साइड लेंथ आपस में इक्वल रखनी है, तो यहां से ऐसे करोगे, यहां से ऐसे करोगे, जुड़ेगा ही नहीं। फिर आपको नीचे की तरफ ड्रॉ करना पड़ेगा ऐसे। उस केस में फिर ये वाला एंगल नहीं चलेगा, ये वाला एंगल चलेगा, क्योंकि इंटीरियर एंगल की हम बात कर रहे हैं, जो कि आप देख सकते हो 180 डिग्री से कम है। मतलब सिंपल से समझो, कोई सा भी एंगल आप ले सकते हो, बस 90 डिग्री ना लेना, और जो भी एंगल लो वो 180 डिग्री से कम होना चाहिए। तो यहां पर ये जो ए बी सी डी हमको मिला, इसके सारे साइड इक्वल है, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है, क्योंकि स्क्वायर में सारे ही जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, यानी कॉर्नर्स पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। यहां देख सकते हो 90 डिग्री तो है नहीं, तो मतलब ये स्क्वायर नहीं है। तो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि क्या स्क्वायर ही कैसा कोऑर्डिनेटर है जिसके सारे साइड इक्वल होते हैं, द आंसर इज नो। ये कोऑर्डिनेटर हमारा जो बन के आया है इसके सारे साइड आपस में इक्वल है, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है। तो फिर ऐसे शेप को हम क्या कहेंगे? अ कोऑर्डिनेटर इन विच ऑल द साइड्स हैव द सेम लेंथ इज अ रोम्बस। ऐसा कोऑर्डिनेटर जहां पर सारे ही साइड की जो लेंथ है वो इक्वल है, उसको हम रोम्बस कहते हैं। तो अब रोम्बस की जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है, किसी भी शेप को हम रोम्बस कब कहेंगे वो आप जान लो। यहां पर जो लिखा है, पहली बात वो क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए, यानी उसके 4 साइड होने चाहिए, सारे साइड की जो लेंथ है वो सेम होनी चाहिए। बस यही दो कंडीशन किसी शेप के अंदर दिख गई तो आप कह देना वो रोम्बस है। तो आप कहोगे इसका मतलब क्या स्क्वायर भी एक तरह का रोम्बस है? क्योंकि स्क्वायर के अंदर भी हम देखें तो 4 साइड होता है और चारों साइड की लेंथ आपस में इक्वल होती है। रोम्बस के लिए यही दो कंडीशन तो चाहिए, तो वो इसके अंदर आ रही है। द आंसर इज यस, स्क्वायर भी एक तरह का रोम्बस है। आप कहोगे एक मिनट, हमने तो पढ़ा है कि स्क्वायर एक तरह का रेक्टेंगल है, और यहां के हिसाब से बात करें तो स्क्वायर एक तरह का रोम्बस है। बिल्कुल,
स्क्वायर एक तरह का रेक्टेंगल भी है और रोम्बस भी है। इसके बारे में चलिए आगे बात करेंगे। वॉट आर द अदर एंगल्स ऑफ द रोम्बस ABCD दैट वी हैव कंस्ट्रक्टेड। तो जो रोम्बस हमने बनाया उसके और एंगल्स आप फाइंड आउट करो, रीजन के थ्रू या फिर एक्सपेरिमेंट करके फाइंड आउट करो। तो चलो पहले मेजरमेंट करके देख लेते हैं। अब चलिए इसके बाकी जो एंगल्स है वो मेजर कर लेते हैं। एंगल बी आप देखो, यहां से ये लाइन 0 से स्टार्ट होगी, बाहर की तरफ चलेंगे तो देखो 130 आ रहा है, यानी ये एंगल 130 डिग्री होगा। सी वाला एंगल देखो, ये जो लाइन है हमारी 0 पे है, 0 अंदर वाली स्केल है, तो अंदर वाली स्केल पे देखो 50 डिग्री आ रही ना ये वाली लाइन। जूनियर क्लासेस में आपने एंगल का मेजरमेंट लेना सीखा होगा। अगर किसी को वो नहीं आता तो फिर यहाँ दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि 2 स्केल बनी होती, किस स्केल से रीडिंग ले तो वो आपको एक बार फिर से देखना पड़ेगा। डी पे हम रखे, देखो ये जो लाइन है भाई, डी का एंगल कौन सा है, चलो बता ही देते हैं। एंगल डी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच में बनना है, तो प्रोटेक्टर हम किसी एक लाइन पे रखेंगे। जैसे हमने ये वाली लाइन पे इसका जो नीचे वाला है ये बेस है इसको रख लिया, डी वाले पे ये पॉइंटर हम रख देंगे। तो देखो ये वाली जो लाइन है ये कहाँ पर आ रही, 0 पे आ रही है ना, बाहर वाली स्केल पे। तो बाहरी वाली स्केल पे चलेंगे, ये वाली जो लाइन है हमारी डी से निकल के इधर आ रही, वो कहाँ पर आ रही, देखो 130 पे आ रही ना। तो ये जो एंगल है ये 130 डिग्री है। तो ऐसे एंगल का मेजरमेंट किया जाता है। बाकी लेंथ तो इसकी आपस में इक्वल ही होगी, क्योंकि एक बार हमने इसका मेजरमेंट लेके यहीं से आर्क कट किया है, तो सब लेंथ आपस में इक्वल है। तो मेजरमेंट के थ्रू यानी एक्सपेरिमेंट करके तो हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब चलिए रीजनिंग के थ्रू इसकी वैल्यू निकालते हैं। उसके लिए हमको डिडक्शन करना पड़ेगा। डिडक्शन 9, व्हाट कैन वी से अबाउट द एंगल्स इन अ रोम्बस। तो कंसीडर करो एक रोम्बस GAME, दैट इज गेम। इसमें देखो एक डायगनल यहां पर ऐसे ड्रॉ कर दिया गया, तो 2 ट्राइंगल्स आपको मिल जाएंगे, एक ये और एक ये। इन ट्राइंगल GAE ये वाला जो ट्राइंगल है लेफ्ट साइड वाला, GE इक्वल GA, हाँ, क्योंकि ये रोम्बस के साइड्स हैं और साइड आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर किसी ट्राइंगल के 2 साइड आपस में इक्वल होगा तो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, यानी उसके जो बेस एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल होंगे। यानी यहां पर जो एंगल A बनना है और यहां पर जो एंगल D बनना है, ये बेस एंगल्स हैं और ये आपस में इक्वल होंगे। तो D को भी हम A लिख सकते हैं, या A को आप D लिख दो, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं। जो वैल्यू A की होगी वही D की होगी, तो चलो दोनों को A ही ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां से रिलेशन दिया A इक्वल D। इसी तरह से ट्राइंगल MAE में देख लो, MAE ये वाले ट्राइंगल में आप देखो तो ये वाला जो साइड है ये वाला साइड आपस में इक्वल है, तो B और C वाले जो एंगल है वो आपस में इक्वल होंगे। C को भी चलो B ही लिख देते हैं। इट कैन बी सीन दैट ट्राइंगल GAE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल MAE। हाउ। अब यहां से आपको देख के ही लग रहा होगा कि ये वाला जो ट्राइंगल है और ये वाला ट्राइंगल ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन कैसे? देखो सिंपल सी बात है, लेफ्ट वाले ट्राइंगल में अगर ये वाले साइड की बात कर लें, क्योंकि सारे साइड आपस में इक्वल है, तो ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल होगा। इस ट्राइंगल का ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल होगा, और ये वाला जो साइड है तो दोनों में कॉमन है ना, तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन लगा दो, उससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल होगा। तो अगर इस कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन के हिसाब से हम देखें तो यहां से हमको ये पता चलेगा कि लेफ्ट वाले ट्राइंगल का जो एंगल G है और राइट वाले का जो एंगल M है ये आपस में इक्वल है। G आपका ये रहा और M ये रहा, ये आपस में इक्वल है। इसी तरह से लेफ्ट वाले ट्राइंगल में A पे बनने वाला जो एंगल है और राइट में भी A पे बनने वाला जो एंगल है ये आपस में इक्वल है। तो A पे कौन सा एंगल बनना है, लेफ्ट वाले ट्राइंगल में D बनना है और राइट में C बनना है, तो ये आपस में इक्वल है। तो ये देखो C इक्वल D आपको यहाँ दिया हुआ है। इसी तरह से लेफ्ट वाले ट्राइंगल का जो एंगल E है, राइट का भी जो एंगल E है ये आपस में इक्वल है। तो E ये रहा, लेफ्ट वाले ट्राइंगल में E पे A एंगल बनना है, राइट में ये B एंगल बनना है, तो A और B आपस में इक्वल हो गए। और एंगल G और एंगल M ये तो मैंने दिखाई दिया। सिंस दे आर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, दस वी हैव A इक्वल B इक्वल C इक्वल D। A इक्वल D है ये तो मैंने दिखाया था आपको, B और C आपस में इक्वल है भी मैंने दिखाया था। तो उस हिसाब से जब A और B आपस में इक्वल है, D और C आपस में इक्वल है और A और D आपस में इक्वल है, तो ये चारों जो एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो सभी को चलो A ही मान लेते हैं। दिस फैक्ट होल्ड फॉर एनी रोम्बस। अब ये जो फैक्ट है किसी भी रोम्बस के लिए सही होगा, क्योंकि यहां पर कोई पर्टिकुलर एंगल हमने नहीं लिया, ABCD करके हमने लिया, यानी इसकी जगह कोई भी वैल्यू आप पुट कर दो तो आपको यही चीज देखने को मिलेगी। लेट अस अप्लाई देम टू द रोम्बस ABCD दैट वी कंस्ट्रक्टेड अर्लियर। लेट द 4 इक्वल एंगल्स फॉर्म्ड एट द डायगोनल्स बी A एज शोन इन द फिगर। तो ये देख लो यहां पर दोनों जगह A बनना है, यहां पर भी A बनना है। इन ट्राइंगल ADB, तो ये जो ADB वाला ट्राइंगल है इसमें हम क्या कह सकते हैं, इंटीरियर एंगल का सम निकालो, एंगल A प्लस एंगल A प्लस 50 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। तो ये रिलेशन निकल कर आएगा, 50 डिग्री उधर जाकर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा। A प्लस A 2A हो जाएगा। A की वैल्यू क्या होगी 130
2 से डिवाइड हो जाएगा, 65 डिग्री आएगा। तो a की वैल्यू 65 आ गई, तो यहाँ पर क्या है, a प्लस ए दैट इज 2a, तो ये हो जाएगा 130 डिग्री। इसी तरह से यहाँ पर भी a प्लस ए दैट इज 2a, तो ये भी हो जाएगा 130 डिग्री। a पे बनने वाला जो एंगल है c पे बनने वाला इक्वल है। अभी ऊपर हमने निकाला है, गेम वाले रोम्बस के अंदर g और m आपस में इक्वल थे, यहाँ पर a और c है, तो a अगर 50 डिग्री है तो c भी 50 डिग्री होगा। तो मेजरमेंट के थ्रू भी हमने यही तो वैल्यू निकाली थी। दस द एंगल्स ऑफ द रोम्बस ए बी सी डी आर 50 डिग्री, 130 डिग्री, 50 डिग्री एंड 130 डिग्री। सो इन द रोम्बस अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो रोम्बस में जो अपोजिट एंगल्स हैं वो आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ये हमको यहाँ से पता चल गया। इंटरेस्टिंगली देयर इज वन मोर वे बाय विच वी कुड हैव फिगर आउट द अदर एंगल्स ऑफ द रोम्बस ए बी सी डी। एक और तरीका है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि एंगल्स क्या होंगे ए बी सी डी रोम्बस के। वी हैव शोन दैट इन जनरल रोम्बस गेम द 4 एंगल्स फॉर्म बाय द डायगोनल्स आर इक्वल टू ईच अदर। अब जैसा कि हमने देखा कि डायगोनल्स पे जो चारों एंगल बनने हैं वो आपस में इक्वल है, सभी ए हैं। ये देखो यहाँ पर ए बनना, इधर ए बनना, इधर ए बनना, इधर ए बनना, सब आपस में इक्वल है ना, ये हमने देख ही लिया। अब कंसीडर करो एक लाइन ई एम और जी ए और उसका ट्रांसवर्सल ए ई। तो ये ई एम हो गया, ये जी ए हो गया, और ये जो ए से ई की तरफ जा रहा है ये ट्रांसवर्सल की तरह हो जाएगा। मतलब ये ई एम वाली लाइन को ऐसे हम आगे बढ़ा दें और जी ए वाली लाइन को ऐसे बढ़ा दें और ये ट्रांसवर्सल ऐसे हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हो इधर भी एंगल ए बनना है, इधर भी ए बनना है, और ये दोनों एंगल कौन से हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं, क्योंकि दोनों लाइंस के बीच में बन रहे हैं, और अल्टरनेट है, एक ट्रांसवर्सल के राइट साइड बनना है और नीचे वाला लेफ्ट साइड बनना है। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल कब होते हैं, जब लाइंस पैरेलल हो। मतलब ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है ये आपस में पैरेलल है, यही बात यहाँ पर कह रहा है। सिंस द अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल ई एम इज पैरेलल टू जी ए। एक बात ये हो गई कि जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है, ऊपर वाली नीचे वाली, ये आपस में पैरेलल है। सिमिलरली कंसीडर द लाइन जी ई एंड ए एम। इसी तरह से जी ई और ए एम को आप कंसीडर करो, और ट्रांसवर्सल ए ई, जो ए ई है उसको ट्रांसवर्सल मान लो। तो इस लाइन को थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ा दें और इधर भी थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, उस ट्रांसवर्सल को भी थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, तो आपको ऐसे ही दिखेगा जैसे ये दो लाइन जा रही है और इसको ये ट्रांसवर्सल कट करके जा रहा है। तो बताओ ये जो एंगल है और ये वाला एंगल, ये कौन सा होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये तो हमने निकाला ही है कि सब डायगोनल पे जो बनना एंगल वो ए है, सारे ही इक्वल है आपस में, तो ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर आपस में इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल होगी, क्योंकि अगर लाइंस पैरेलल होती हैं और कोई ट्रांसवर्सल इनको कट करके जाता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। अगर हमको एंगल पता चल जाए पहले से ही कि हाँ आपस में इक्वल है, तो लाइन के बारे में हम कह सकते हैं कि हाँ वो पैरेलल होगी, मतलब दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगे। लाइंस पैरेलल तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल मिल गए तो हम लाइन को पैरेलल कह सकते हैं। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, सिंस द अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल जी इज पैरेलल टू ए एम। तो अब ये बताओ अपोजिट साइड्स जो पैरेलल आ गए तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया ना, और पैरेललोग्राम के बारे में तो हमने पढ़ा ही था कि अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो बेसिकली हम कह सकते हैं रोम्बस भी एक तरह का पैरेललोग्राम ही है। एज द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जी ए एम इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, thus every rhombus is a parallelogram and the properties of a parallelogram hold true for the rhombus as well। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि रोम्बस भी एक तरह का पैरेललोग्राम है, क्योंकि पैरेललोग्राम होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, एक तो क्वाड्रिलेटरल, वो तो सभी के अंदर है क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्वाड्रिलेटरल है, यानी 4 साइड होने चाहिए। उसके अलावा की कंडीशन की बात कर लें तो पैरेललोग्राम में भैया ऐसी फिगर हो जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हो। रोम्बस में भी हमने देख लिया कि अपोजिट साइड्स पैरेलल है, तो हम कह देंगे रोम्बस भी एक तरह का पैरेललोग्राम है। तो अगर रोम्बस एक तरह का पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी वो लेगा कि नहीं, जो चीजें भी पैरेललोग्राम के अंदर हैं वो उसकी हो जाएंगी, क्योंकि पैरेललोग्राम रोम्बस के पिताजी हैं और पिताजी की सारी संपत्ति बच्चे को ही तो मिलेगी। पैरेललोग्राम का एक बच्चा हमने देखा था रेक्टेंगल है, क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर वो सारी चीजें जो पैरेललोग्राम के अंदर होनी चाहिए। तो पैरेललोग्राम का एक बच्चा रेक्टेंगल और एक बच्चे का नाम है रोम्बस। Thus the adjacent angle of rhombus add up to 180 डिग्री। अब क्योंकि रोम्बस एक तरह का पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में हमने देखा कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, अगल बगल वाले एंगल होते हैं, उनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है। एंड द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। वेरीफाई दैट द आर्गुमेंट इन डिडक्शन सी कैन बी अप्लाइड टू अ रोम्बस एज वेल। इसको वेरीफाई भी आप कर सकते हो। वही जो डिडक्शन 6 हमने देखा ना, वहां पर पैरेललोग्राम की जगह एक रोम्बस आप बना दो, बस वही शेप चेंज करना है, सारे साइड आपस में इक्वल कर दो, बाकी सारा चीज वही करना है। तो आप खुद से ट्राई कर सकते हो, सारी कंडीशन वही लगेगी, बस शेप कैसा होगा, रोम्बस का होगा, यानी चारों साइड बराबर कर दो उस पैरेललोग्राम की। बस ये देखो, ये जो डिडक्शन 6 हमने देखा था ना, बस पूरा वही डिडक्शन करना है। यहाँ जो शेप बना हुआ है इसमें साइड का कोई ऐसा फिक्स नहीं था कि आपस में इक्वल हो, जैसे ये 4 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। तो अब जो एडी को, इसको भी 4 सेंटीमीटर ले लो और सारा चीज आपको वही कर देनी है। दस इन रोम्बस ए बी सी डी,
तो अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो एंगल ए और एंगल सी आपस में इक्वल होगा, तो सी भी हो जाएगा 50 डिग्री। अगल बगल वाले जो एंगल हैं उनका सम 180 डिग्री के बराबर है, तो ये 50 तो ये 130 होगा, तभी इनका सम 180 डिग्री के बराबर होगा। इसी तरह से बगल वाला ये डी वाला भी एंगल है, नहीं तो बी के अपोजिट भी देख सकते हो, तो ये 130 डिग्री आ गया। ठीक है, तो यही रिलेशन मैंने आपको बताया। सो अ रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम एंड अ रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। तो रोम्बस एक तरह का पैरेललोग्राम है और रेक्टेंगल भी एक तरह का पैरेललोग्राम है। हाउ कैन दिस बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ वेन डायग्राम? इसको वेन डायग्राम से आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? वेयर विल द सेट ऑफ स्क्वायर अकर इन दिस डायग्राम? अब स्क्वायर कहां अकर करेगा इस डायग्राम के अंदर? तो एक मैं आपको फ्लो डायग्राम थोड़ा सा बनाता हूं, उससे आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि अगर हम पैरेललोग्राम की बात करें तो दो तरीके का पैरेललोग्राम हमने देखा। एक तो है रेक्टेंगल, जिसमें यह होता है कि सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, यहां पर एंगल की बात की जाती है। फिर दूसरा पैरेललोग्राम हमने देखा रोम्बस, जहां पर जो साइड है वो इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल की कंडीशन क्या है कि सारे एंगल आपस में इक्वल हो, दैट इज 90 डिग्री। रोम्बस की कंडीशन क्या है? सारे साइड आपस में इक्वल हो। तो पैरेललोग्राम के दो पार्ट्स हो गए, एक वो जहां पर सारे एंगल आपस में इक्वल है, और एक ऐसा पैरेललोग्राम जहां सारे साइड आपस में इक्वल है। फिर रेक्टेंगल में अगर सारे साइड भी इक्वल कर दें तो बन जाएगा स्क्वायर। तो स्क्वायर के पास क्या है? दोनों चीजें हैं, एक तो 90 डिग्री कॉर्नर्स पे बन रहा है, सारे एंगल 90 डिग्री है, दूसरा जो साइड है वो भी आपस में इक्वल है। तो साइड जब आपस में इक्वल है तो एक तरह का रोम्बस भी तो हुआ। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि अगर रोम्बस के सारे एंगल 90 डिग्री कर दें, साइड तो आपस में इक्वल है लेकिन एंगल भी अगर 90 डिग्री कर दें तो ये स्क्वायर बन जाएगा। तो इस फ्लो डायग्राम से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि पैरेललोग्राम के अंदर तो रेक्टेंगल और रोम्बस ये दोनों आएंगे, लेकिन कुछ रेक्टेंगल ऐसे होंगे जो कि स्क्वायर होंगे और कुछ रोम्बस ऐसे होंगे जो स्क्वायर होंगे। यानी ऐसे पैरेललोग्राम जिनके अंदर रेक्टेंगल वाली कंडीशन भी लग रही है, रोम्बस वाली भी कंडीशन लग रही है, उनको हम स्क्वायर कहेंगे। तो सारे ही रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होंगे, इसी तरह सारे ही जो रोम्बस है वो स्क्वायर नहीं होंगे, कुछ रेक्टेंगल और कुछ रोम्बस वही स्क्वायर होंगे। यानी ऐसे रेक्टेंगल जिनमें साइड भी इक्वल हो जाए वो स्क्वायर बन जाएगा, और ऐसे रोम्बस जिनमें एंगल 90 डिग्री हो जाए वो स्क्वायर होगा। तो अब इस आइडिया को यूज करके आप वेन डायग्राम बना सकते हो। वी नो दैट अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल सिंस द अपोजिट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर पैरेलल। अ स्क्वायर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। तो ये हम देख ही चुके हैं कि स्क्वायर एक तरह का रेक्टेंगल है। अब क्योंकि अपोजिट साइड्स स्क्वायर के पैरेलल होते हैं तो ये पैरेललोग्राम भी है। फर्दर सिंस ऑल द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर हैव द सेम लेंथ, अ स्क्वायर इज ऑल्सो अ रोम्बस। अब स्क्वायर की जो है सारे साइड की जो लेंथ है वो इक्वल होती है, तो इसलिए एक रोम्बस भी है। तो वेन डायग्राम क्या बनेगा? ये कुछ इस तरह से बनेगा। अगर पहले हम रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर की ही बात कर लें तो कुछ रेक्टेंगल ऐसे होंगे जो कि स्क्वायर होंगे, इसी तरह से कुछ रोम्बस ऐसे होंगे जो स्क्वायर होंगे। तो ये जो पूरा शेप बना है इसके अंदर दुनिया के सारे रेक्टेंगल हमने भर दिया। इसी तरह से ये जो शेप बना हुआ है इसके अंदर दुनिया के सारे रोम्बस भर दिए। अब ये जो इतना रीजन है ये दोनों का कॉमन है, यानी यहां पर वो शेप्स हमने रखा है जिसके अंदर रेक्टेंगल की भी कंडीशन लग रही है, रोम्बस की भी कंडीशन लग रही है। यानी 90 डिग्री एंगल, यानी सारे एंगल्स इक्वल वाली कंडीशन भी और सारे साइड इक्वल वाली कंडीशन भी लग रही है, और ऐसा स्क्वायर के अंदर होता है। तो ये बीच का रीजन स्क्वायर का है, यानी यहाँ पर सारे स्क्वायर्स आएंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि रेक्टेंगल्स और रोम्बस ये सारे के सारे पैरेललोग्राम है, तो ये बड़ा सामने शेप बना है, इसके अंदर इन दोनों को भर दिया। तो हम कह सकते हैं सारे के सारे जो रेक्टेंगल है और सारे के सारे जो रोम्बस है वो पैरेललोग्राम है। इसी तरह से ऐसे शेप जिनके अंदर रेक्टेंगल और रोम्बस दोनों की प्रॉपर्टी, उनको हम स्क्वायर कहते हैं। तो कुछ रेक्टेंगल ऐसे होंगे जिनके अंदर रोम्बस की भी प्रॉपर्टी लग रही होगी, हम कह सकते हैं कुछ ऐसे रोम्बस होंगे जिनके अंदर रेक्टेंगल की भी प्रॉपर्टी लग रही होगी, तो वो वाले शेप हमारे स्क्वायर के होंगे। तो कॉमन वाला रीजन स्क्वायर का हो गया। लेट अस लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ अ रोम्बस। प्रॉपर्टी नंबर 1, ऑल द साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल टू ईच अदर। ये तो हमने देख ही लिया, सारे साइड इक्वल होते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2, द अपोजिट साइड्स ऑफ रोम्बस आर पैरेलल टू ईच अदर। अब क्योंकि रोम्बस एक तरह का पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टी ये भी लेगा। प्रॉपर्टी नंबर 3, इन अ रोम्बस द एडजेसेंट एंगल्स एड अप टू 180 डिग्री एंड द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये भी जो प्रॉपर्टी है, यानी प्रॉपर्टी नंबर 2 और प्रॉपर्टी नंबर 3, ये दोनों कहाँ से लिया है? इसने पैरेललोग्राम से लिया है, क्योंकि पैरेललोग्राम में भी एडजेसेंट जो एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री और अपोजिट एंगल इक्वल होता है, तो वो लग गई यहाँ पर। आर द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस इक्वल? क्या जो डायगोनल्स है रोम्बस के वो इक्वल होंगे? अब चलिए डायगोनल्स की लेंथ को हम मेजर करते हैं। ये जो AC वाला डायगोनल है इसकी लेंथ आ रही है 11.5 सेंटीमीटर, और DB वाले डायगोनल की जो लेंथ है वो आ रही है 5.4 सेंटीमीटर। तो दोनों डायगोनल्स की जो लेंथ है वो इक्वल नहीं है। तो आपने देखा डायगोनल्स तो इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि नो, रोम्बस में जो डायगोनल्स है वो इक्वल नहीं होते? लेकिन अभी रुको, आंसर देने से पहले ये भी तो सोचो कि स्क्वायर भी तो एक तरह का रोम्बस है। अगर मैंने ये बना दिया स्क्वायर तो ये एक तरह का रोम्बस है,
और स्क्वायर के जो डायगोनल्स हैं उनकी लेंथ आपस में इक्वल होती है। मतलब ऐसे भी रोम्बस होंगे जिनके डायगोनल्स की लेंथ आपस में इक्वल होगी, जैसा कि स्क्वायर है। स्क्वायर भी एक तरह का रोम्बस है, उसमें तो डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो हम यहां से कह सकते हैं कि जो रोम्बस के डायगोनल्स है वो इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा मे और मे नॉट बी इक्वल। इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो अगर कोई चीज हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, तो वो प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आएगी। इसीलिए देखो ये प्रॉपर्टी नहीं लिखा। कोई चीज हमेशा होगी तो वो उसकी प्रॉपर्टी बन जाएगी कि भैया इसके अंदर ये खास बात है, ये हमेशा होगा। तो डायगोनल्स की जो लेंथ है वो हमेशा आपस में इक्वल नहीं होगी, इसलिए प्रॉपर्टी नहीं बन रही है। प्रॉपर्टी नंबर 4, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। हमने देखा तो जो पैरेललोग्राम है उसके डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट कर रहे थे एक दूसरे को। अब रोम्बस भी एक तरह का पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी भी वो उठा लेगा। क्या यहां पर भी ऐसा ही होगा कि डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को? प्रॉपर्टी नंबर 5, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट इट्स एंगल। जैसे कि ऊपर हमने देखा कि डायगोनल्स पे इधर की तरफ ए बनना था, इधर भी ए बनना था, इधर भी ए बनना था, इधर भी ए बनना था। चलिए मैं ऊपर दिखाई देता हूं। यहां पर आप देखो तो जैसे ये डी बी वाला डायगोनल बना, इसकी वजह से यहां पर जो डी पे पूरा एंगल बन रहा था उसके 2 इक्वल पार्ट हो गए। एक ए इधर हो गया, ए इधर हो गया। ये नीचे देख लो आप, इधर यहां पर ये डी बी वाला जो डायगोनल था, इसकी वजह से क्या हुआ, जो डी पे पूरा 130 डिग्री बन रहा था, अब इसके 2 पार्ट हो गए, यानी 2 इक्वल पार्ट्स हो गए, 65 डिग्री और 65 डिग्री। तो इस डायगोनल ने क्या किया, एंगल को बाइसेक्ट कर दिया कि नहीं, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि नहीं। इसी तरह नीचे भी देखो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी हो जाएगी। डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट इट्स एंगल्स। एंगल को भी बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल एक दूसरे को भी बाइसेक्ट करते हैं, यानी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एंगल्स को भी बाइसेक्ट कर देते हैं। डू द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस इंटरसेक्ट एट एनी पार्टिकुलर एंगल। क्या रोम्बस के जो एंगल्स हैं वो किसी खास एंगल पे ही बाइसेक्ट करते हैं, यानी क्या डायगोनल्स के बीच में जो एंगल बनेगा वो फिक्स होता है? रीजन आउट एंड और एक्सपेरिमेंट टू फिगर दिस आउट। कई सारे रोम्बस बना के थ्रू एक्सपेरिमेंट मेजरमेंट करके आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। नहीं, रीजनिंग के थ्रू भी आप बता सकते हो। तो ड्रॉ करने वाला आप खुद से ट्राई कर लेना, मैं रीजनिंग बता देता हूं आपको। डिडक्शन 10, व्हाट कैन वी से अबाउट द एंगल्स फॉर्म बाय द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पर एंगल्स के बारे में आप क्या कह सकते हो, चलो बताओ जरा। इन रोम्बस गेम वी हैव ट्राइंगल GEO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल MEO। GEO वाला जो ट्राइंगल है और MEO वाला जो ट्राइंगल है, कह रहा है ये कॉन्ग्रुएंट है। तो कैसे कॉन्ग्रुएंट है? एक तो पहले ये देख लो, ये साइड कॉमन है, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल की बात हो रही है। दूसरा आप देखो, ये वाला जो साइड है और ये वाला साइड आपस में इक्वल होगा, क्योंकि रोम्बस के सारे साइड आपस में इक्वल होते हैं। और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो O से G की जो लेंथ है और O से M की जो लेंथ है वो आपस में इक्वल होगी। तो तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, तो रीजन पूछ रहा था वाई, तो मैंने आपको बता दिया ऐसे होगा। तब इस कॉन्ग्रुएंसी रिलेशन से कौन कौन से एंगल आपको इक्वल निकल कर आए? ये लेफ्ट वाला ट्राइंगल है और ये राइट वाला ट्राइंगल है। तो लेफ्ट वाले का जो एंगल G है और राइट का जो M है ये आपस में इक्वल होगा, यानी यहां पर जो एंगल बनेगा और यहां पर जो एंगल बनेगा ये आपस में इक्वल होगा। E और E आपस में इक्वल होगा, यानी यहां पर जो E बनेगा, यहां पर जो एंगल बनेगा ये आपस में इक्वल होगा। O और O आपस में इक्वल होगा, यानी ये जो एंगल बनेगा और ये वाला जो एंगल है ये आपस में इक्वल है। तो ये बात कह रहा है। सो GOE इज इक्वल टू MOE। GOE और MOE, तो यहां जो एंगल बनेगा और यहां जो एंगल बनेगा ये आपस में इक्वल होगा, एज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। एज दे एड अप टू 180 डिग्री दे शुड बी 90 डिग्री ईच। अब यहां बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखो, ये मैं GM वाली लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। ये आपका G है, ये M है, यहां से एक लाइन ऐसे जा रही है, ये आपका O पॉइंट है, E है। तो GM तो स्ट्रेट लाइन है ना, यहां पर जो बनेगा वो 180 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा? अब 180 डिग्री यहां बनना है और अभी हमने निकाला कि इधर जो एंगल बनेगा और ये जो एंगल बनेगा ये आपस में इक्वल होगा। तो अगर इसको हम x मान ले तो ये भी x होगा। तो x प्लस x, इसकी वैल्यू है 180 डिग्री, तो 2x हो जाएगा 180 डिग्री। x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? 90 डिग्री। तो आपने देखा कि यहां पर जो बीच में एंगल बनेगा, इधर साइड का ले लो या इधर साइड का ले लो या इसके वर्टिकली अपोजिट इधर का ले लो, इधर का ले लो, ये सारे ही 90 डिग्री होंगे। तो एक और प्रॉपर्टी हमारे सामने आ जाती है रोम्बस की, वो ये है कि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो डायगोनल्स के बीच में जो एंगल बनेगा रोम्बस के केस में वो क्या होगा? हमेशा 90 डिग्री होगा, हमेशा होगा। इसीलिए इसकी प्रॉपर्टी बन गई है कि कैसा भी आप रोम्बस बना लो, डायगोनल्स के बीच में तो 90 डिग्री एंगल बनेगा। ये प्रॉपर्टीज मैंने आपको समझा दी, अच्छे समझ लेना और चीजों को याद कर लेना। कुछ लोग कहते हैं समझो याद मत करो, कुछ लोग कहते हैं याद करो समझो मत। मैं कहता हूं समझो और उसके बाद याद कर लो, क्योंकि याद भी करना जरूरी होता है। समझने से फायदा ये होता है चीजें आसानी से याद हो जाती हैं और भूलती नहीं। लेकिन अगर याद नहीं करोगे तो समझी वाली चीज भी भूल जाओगे कि कैसे समझे थे।
अच्छा, कैसे इसको याद रखोगे? एक रोम्बस आप बना लो, उसके डायगोनल्स बना लो, और उसके बाद देखो, रिकॉल करो क्या क्या प्रॉपर्टीज थी इसकी, क्या क्या इसके बारे में हम कह सकते हैं। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे ना, जैसे 6 प्रॉपर्टीज हैं तो वो 6 प्रॉपर्टी आप बार बार रिकॉल करो कि हमने क्या पढ़ा था, तो इस तरह से आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। हाँ, तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पर एंड हो गया। क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है, तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सोल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।